नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। इस अंक की सबसे पहली खबर मीठी क्रांति से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किया है। मधु क्रांति राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी NBB की एक पहल है। इस पोर्टल को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के ट्रेसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विकसित किया जा रहा है। ये शहद के स्रोत की निगरानी करने के लिए प्रारंभ से लेकर अंत तक के रिकॉर्ड के साथ शहद में मिलावट और संदूषण की जांच करेगा। हनी कॉर्नर शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए है। ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के स्टोर्स पर समर्पित विक्रय स्थलों से शहद की बिक्री करेंगे। आइए अब मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के बारे में जानते हैं। NBHM मधुमक्खी पालन और शहद मिशन वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन और गुणवत्ता युक्त शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन के समग्र संवर्धन और विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा 100% तक वित्त पोषित है। इसे मधुमक्खी पालन के महत्व को समझने और मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के 3 घटक हैं। पहला है परागण के माध्यम से विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना। दूसरा है मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी उत्पादों का उत्पादन के बाद प्रबंधन और तीसरा है विभिन्न कृषि जलवायवीय तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का सृजन। NBHM मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से संबंधित अन्य सरकारी योजनाओं जैसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का हनी मिशन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि के साथ समन्वय में कार्य करेगा। शहद का वर्तमान में उत्पादन वर्ष 2013-14 के 76,150 मीट्रिक टन से बढ़कर 1,20,000 मीट्रिक टन हो गया है, जो 57.58% की वृद्धि को दर्शाता है। शहद का निर्यात वर्ष 2013-14 के 28,378.42 मीट्रिक टन से बढ़कर 59,536.74 मीट्रिक टन हो गया है, जो 109.80% की वृद्धि को दर्शाता है। 10,000 मधुमक्खी पालन और हनी सोसाइटीज फर्म कंपनियों के साथ 16 लाख मधुमक्खी छत्तों को NBB में पंजीकृत किया गया है। अगली खबर RBI से संबंधित है। RBI सरकारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण कार्यक्रम यानी GSEP गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। सरकारी प्रतिभूतियां यानी GSEC धन उधार लेने के लिए सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किए गए ऋण लिखत हैं। RBI ने निवेश पर प्रतिफल के क्रमिक विकास के लिए वित्त वर्ष 2022 में एक बॉन्ड बाजार GSEP 1.0 स्थापित करने का निर्णय लिया है। GSEP एक गैर परंपरागत मौद्रिक नीति साधन है जो प्रभाव के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के समान है। हालांकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में RBI के पास समय संबंधी विवेकाधिकार होता है, लेकिन GSEP के संदर्भ में एक अग्रिम कैलेंडर जारी किया जाता है। OMO का संचालन RBI द्वारा GSEC की बाजार को बिक्री और बाजार से खरीद के माध्यम से किया जाता है और ऐसा बाजार में रुपए की तरलता की स्थिति को सतत आधार पर समायोजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। आइए अब GSEP के लाभ के बारे में जानते हैं। ये बाजार सहभागियों को तरलता संबंधी समर्थन की गारंटी प्रदान करता है। ये वैश्विक अनिश्चितता से वित्तीय स्थायित्व और GSEC स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ये निजी क्षेत्र को निजी निवेश के बहिर्गमन से प्रभावित होने से रोकता है। ये सरकार के लिए कम लागत पर ऋण सुनिश्चित करता है और सरकार को आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी दोनों पहलुओं से महामारी से संबंधित प्रतिकूलताओं के निवारण में सक्षम बनाता है। इसके अलावा हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया है और मौद्रिक नीति के एक समायोजक पक्ष को बनाए रखा गया है। आइए अब इससे संबंधित कुछ शब्दावलियों को भी जानते हैं। जैसे हॉकिश पक्ष मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू मांग को कम करने के लिए उच्च ब्याज दरों का समर्थक है, जबकि डोविश पक्ष मौद्रिक नीति पक्ष में वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए निम्न ब्याज दरों के प्रावधान का समर्थन करता है। समायोजक या सरल मौद्रिक नीति वो नीति है जब आर्थिक समृद्धि की गति धीमी होने की वजह से RBI अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समग्र धन आपूर्ति का विस्तार करने का प्रयास करता है, जबकि तटस्थ स्थिति वो स्थिति है जब मुख्य नीतिगत दरें न तो बढ़ाई जाती हैं और न ही घटाई जाती हैं। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है।
आरबीआई ने भुगतान बैंकों की जमा सीमा दोगुनी करके 2 लाख रुपए की। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन प्रदान करना और भुगतान बैंकों के ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन बैंकों की क्षमता का विस्तार करना है। भुगतान बैंक सामान्य बैंकों के समान ही होते हैं, लेकिन वे सामान्य बैंक की संपूर्ण सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाते हैं। भुगतान बैंक अनुमति के अनुसार चालू जमाओं और व्यक्तियों, लघु व्यवसायियों तथा अन्य संस्थाओं से बचत बैंक जमाओं को स्वीकार कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंकों के बीच का अंतर। इसके तहत प्रीपेड कार्ड जारीकर्ता, दूरसंचार कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, व्यावसायिक प्रतिनिधि, सुपरमार्केट श्रृंखलाएं, कॉर्पोरेट्स, रियलिटी क्षेत्र की सहकारी कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इसके प्रवर्तक हो सकते हैं। वहीं लघु वित्त बैंकों के प्रवर्तक होने के लिए वित्त में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति या पेशेवर, एनबीएफसीज, सूक्ष्म वित्त कंपनियां तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंक शामिल हो सकते हैं। भुगतान बैंकों के लिए कुछ अनिवार्यताएं हैं, जैसे कि 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम चुकता पूंजी होनी चाहिए, कम से कम 26% निवेश भारतीयों द्वारा किया गया हो, यदि नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से अधिक हो तो इसे सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इसके अलावा 25% शाखाएं बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में हो और एक खाते में जमा करने के लिए पहले 1 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं लघु वित्त बैंकों की अनिवार्यताओं की बात करें तो इसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। प्राथमिकता आधारित क्षेत्र के लिए 75% ऋण का विस्तार हो। बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में 25% शाखाएं होनी चाहिए और लघु वित्त बैंकों को आरक्षित अनिवार्यताएं जैसे कि SLR आदि को बनाए रखना आवश्यक है। भुगतान बैंकों को क्रेडिट कार्ड, ऋण प्रदान करना, NRI जमा और सीमा पार प्रेषण की अनुमति नहीं है। वहीं लघु बैंकों की बात करें तो ये बड़े ऋण प्रदान नहीं कर सकते, अनुषंगिक कंपनी स्थापित नहीं कर सकते, परिष्कृत वित्तीय उत्पादों का व्यवसाय नहीं कर सकते। अगली खबर मंत्रिमंडल के एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय से संबंधित है। मंत्रिमंडल ने सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल यानी PV मॉड्यूल्स और श्वेत वस्तुओं यानी व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना PLI योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के बारे में। इसका उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल्स में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करना है। इस परियोजना पर 4500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना को सोलर PV विनिर्माण संयंत्र की शुरुआत के 5 वर्षों के लिए PLI प्रदान किया जाएगा और ये उच्च कुशलता वाले सोलर PV मॉड्यूल्स की बिक्री पर निर्भर करेगा। इसकी आवश्यकता इसलिए है ताकि वर्तमान में सौर क्षमता में वृद्धि की जा सके, क्योंकि सीमित घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के कारण सौर क्षमता आयातित सौर PV सेल्स और मॉड्यूल्स पर निर्भर करती है। इस योजना के काफी लाभ होंगे, जैसे इससे समेकित सोलर PV विनिर्माण संयंत्रों की क्षमता में 10,000 मेगावाट की वृद्धि होगी। सोलर PV विनिर्माण परियोजनाओं में 17,200 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश होगा। लगभग 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 1,20,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। प्रत्येक वर्ष लगभग 17,500 करोड़ रुपए के मूल्य का आयात प्रतिस्थापन संभव होगा। सौर PV मॉड्यूल में उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यों में गति आएगी। और अब बात करते हैं व्हाइट गुड्स, एयर कंडीशनर तथा LED लाइट्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य भारत में उपकरणों और कलपुर्जों के संपूर्ण तंत्र का निर्माण करना है, ताकि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनाया जा सके। इस परियोजना पर 6,238 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे संबंधित कंपनियों को आगामी 5 वर्षों के दौरान भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिमान बिक्री पर 4% से 6% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि क्षेत्रीय असमताओं को समाप्त करके तथा आकारिक मितव्ययता का सृजन और दक्षता को सुनिश्चित करके भारत में विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है। इस योजना के कई लाभ होंगे। ये योजना AC और LED लाइट उद्योग में उच्च विकास दर प्राप्त करने, भारत में सहायक कलपुर्जों के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर की कंपनियों को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। इस योजना से शोध, विकास और नवाचार में निवेश तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा रोजगार के 4 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे।
अगली खबर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में विकसित पहली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की प्रथम आपूर्ति केंद्र को करेगा। ये निमोनिया से बचाव के लिए देश में स्वदेशी रूप से विकसित पहला टीका है। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन संभावित रूप से प्राणघातक न्यूमोकोकल संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। न्यूमोकोकल संक्रमण में निमोनिया, सेप्टिसीमिया और मस्तिष्कावरण शोथ यानी मेनिंजाइटिस जैसे कई रोग शामिल होते हैं। इसके लिए न्यूमोकोकल जीवाणु उत्तरदायी होता है। निमोनिया तीव्र श्वसन संक्रमण का रूप है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया विश्व भर में बच्चों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी एकल सबसे बड़ा संक्रामक कारक है। निमोनिया विषाणु, जीवाणु और कवक सहित कई संक्रामक अभिकारकों के कारण होता है। इनमें सबसे सामान्य है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तथा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इसका संचरण रक्त, खांसी या छींक से हवा में बूंदों के माध्यम से प्रसारित होता है। आपको बता दें कि कंजुगेट वैक्सीन एक पदार्थ है। ये पदार्थ एक पॉलीसेकेराइड एंटीजन से बना होता है जो एक वाहक अणु से जुड़ा होता है। ये वैक्सीन की स्थिरता और प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। अधिकांश कंजुगेट टीकों में पॉलीसेकेराइड डिप्थीरिया या टिटनेस टॉक्साइड प्रोटीन होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली इन प्रोटीनों को बहुत आसानी से पहचान लेती है, जिससे पॉलीसेकेराइड के प्रति एक सुदृढ़ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सहायता प्राप्त होती है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। E9 इनिशिएटिव। हाल ही में E9 पहल पर E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की एक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 4 यानी SDG 4 सभी के लिए शिक्षा की दिशा में प्रगति में तीव्रता लाने के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना था। ये पहल शिक्षा प्रणाली में तेजी से परिवर्तन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य 4 के एजेंडे को आगे बढ़ाने और सुधार की गति को तीव्रता प्रदान करती है। वर्ष 1993 में E9 साझेदारी स्थापित की गई थी और इसके सदस्य देशों में शामिल हैं बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान। अनामय ये जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग पहल है। इस पहल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री के साथ मिलकर प्रारंभ किया गया है। ये पहल पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। अनामय भारत के जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बेहतर करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को एकीकृत करेगी। डिजिटल युआन ये चीन की सरकार द्वारा निर्मित और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा नियंत्रित एक डिजिटल मुद्रा है। डिजिटल युआन को संचलन में नकदी जैसे सिक्कों और बैंक नोट्स को प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जो धन बैंक खातों में दीर्घावधि के लिए जमा है वो प्रभावित नहीं होगा। साइबर या डिजिटल युआन चीन को वास्तविक समय में व्यय और साथ ही डॉलर के वर्चस्व वाली वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अलग धन की निगरानी करने में मदद करेगा। शोध समूह CBDC ट्रैकर के अनुसार वर्तमान में 60 से अधिक देश डिजिटल मुद्रा के अध्ययन या विकास के कुछ चरण में हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वर्ष 2020-21 में कुल 4,20,000 करोड़ रुपए के मूल्य के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण स्वीकृत किए गए और वित्त वर्ष 2020-21 में 2,66,000 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को वर्ष 2015 में गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। मुद्रा ऋण 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जैसे शिशु ऋण में 50,000 रुपए तक के ऋण शामिल हैं, किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए तक के ऋण और तरुण में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण शामिल हैं। लिथियम आयन बैटरी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त होने वाली रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी की क्षमता को बढ़ाने की तकनीक विकसित की है। लिथियम आयन बैटरी निम्न कार्बन उत्सर्जन, उच्च ऊर्जा घनत्व, कम सेल्फ डिस्चार्ज दर और कम रखरखाव की लागत आदि को सुनिश्चित करती है। लिथियम के उच्चतम भंडार लिथियम त्रिकोण में पाए जाते हैं। ये लिथियम ट्रायंगल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसमें चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया शामिल है। हाल ही में भारत में कर्नाटक में लिथियम के भंडार की खोज की गई थी।
आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। लाल सागर में इजराइल द्वारा ईरान के पोत पर हमला किया गया है। हाल ही में स्वेज में परिवहन अवरुद्ध हो गया है। स्वेज नहर भी लाल सागर क्षेत्र का हिस्सा है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें, मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।